हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग एक संविधान के टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग जो कि मध्य प्रदेश पीएससी की 2021 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो तैयारी जो रणनीति आप लोगों की आपने बहुत अच्छे से की भी होगी। और हम लोग आज अगर जो देख रहे हैं वो चीज है भारतीय संविधान का भाग 5। हम लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर भाग 5 तक मैंने जो कार्यपालिका की जो शक्तियां थी वहां से टॉपिक को छोड़ा था। आज हम लोग जो कार्यपालिका का एक के बाद जो विधायिका आती है विधायिका के एक पार्ट को हम ले रहे हैं। और विधायिका के पार्ट में हम लोग विधायिका स्टार्ट होती है वहां से हम लोग इस यूट्यूब इस आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद भी आएगा और निश्चित रूप से आपको आगे इस प्रकार के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो संविधान का भाग 5 है उस भाग 5 को मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें जरूर मिलेगा। भाग 5 है जिसमें कि केंद्रीय सरकार है, अर्थात हम ये कह सकते हैं संघीय सरकार है। और संघीय सरकार का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक उसमें शामिल है। और संघीय सरकार जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका के बारे में मैं पिछले वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज विधायिका के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि विधायिका कहां से स्टार्ट होती है, विधायिका होती क्या है और विधायिका में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, केंद्र सरकार भाग 5 में है, या इसे संघीय सरकार भी बोलते हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर 151 तक है। और उसके 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 अर्थात 78 तक है। और उसका एक पार्ट और है कार्यपालिका 148 से 151। विधायिका जो है अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक है। और न्यायपालिका जो है वो 124 से लेकर 147 तक शामिल है। दोस्तों कार्यपालिका के पार्ट में जो चीजें सम्मिलित है उसमें राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं, सीएजी आते हैं, पीएम आते हैं और उनकी मंत्री परिषद जो है वो सब कार्यपालिका के पार्ट में आती है। और तमाम भारत सरकार और राज्य सरकारों के जो नौकरशाही पार्ट है वो पूरा का पूरा कार्यपालिका का पार्ट है। चूंकि हम लोग कार्यपालिका के पार्ट को पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग आज विधायिका को पढ़ने वाले हैं। और विधायिका में भी हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। तो विधायिका जो है, विधायिका किसे बोलते हैं, तो एक्चुअली में जो विधायिका है जो विधान बनाती है। भारत में जो संसद है, संसद एक्चुअली में विधायिका है। संसद के जो पार्ट होते हैं वो कार्यपालिका होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति। तो विधायिका जो है वो संसद है। और संसद 3 पार्ट से मिलकर बनती है। उसमें राज्यसभा आती है, उसमें लोकसभा आती है और राष्ट्रपति। ये तीनों ही मिलकर किसी कानून को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विधायिका वह एक अभिन्न अंग है संसद का जो कि विधान बनाती है और उस विधान को क्रियान्वयन करने के लिए कार्यपालिका होती है। तो विधायिका में हम लोग देखते हैं कि विधायिका जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। विधायिका को हम बोलते हैं संसद, और संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है और एक राष्ट्रपति होते हैं। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो संसद के पार्ट है, साथ ही राष्ट्रपति जो है वो भी संसद के पार्ट है। राष्ट्रपति संसद के पार्ट में ये कह सकते हैं हम कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित कोई सा भी जो विधेयक है वो विधेयक जब ही माना जाता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम विधायिका में संसद पढ़ेंगे और संसद किन किन चीजों से मिलकर बनती है, तो राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं संसद, और संसद में भी राज्यसभा। तो मैं आपको यहाँ से कुछ आर्टिकल्स बता देता हूं कि संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में उसका वर्णन है। संसद का वर्णन 79 में है, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है। तो दोस्तों ये 3 अनुच्छेद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश पीएससी में आर्टिकल जब पूछे जाते हैं तो वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। संसद का वर्णन 79 में है और राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। तो दोस्तों आज हम लोग राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के कार्य या शक्तियां, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि संसद का वर्णन 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। आज हम लोग देखते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा का वर्णन
अनुच्छेद 80 के तहत है। दोस्तों राज्यसभा से मैं बता देता हूं कि राज्यसभा जो है आपने भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां दी गई है उसमें चौथी अनुसूची जो है उसमें लिखा हुआ है राज्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन अनुसूची में दिया गया है। तो राज्यसभा जो है उसका नाम ही राज्यसभा है, अर्थात राज्यों का प्रतिनिधित्व संघ में होने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। तो राज्यसभा का गठन की अगर हम बात करें तो भारत में 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था और राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अभी जो इसकी संरचना है, ये राज्यसभा क्या होती है, इसके बारे में अलग अलग हमने चूंकि भारतीय संविधान को मतलब हमने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है वो भारतीय ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है, ब्रिटेन की व्यवस्था को हमने अपनाया है। तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा एक ये कह सकते हैं कि इसे हम उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन है, ये संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह सदन जो है एक स्थायी सदन भी कहलाता है। स्थायी सदन दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है कि यह सदन कभी विघटित नहीं होता है, मतलब हमेशा निरंतर ये चलता है, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। कभी विघटित नहीं होने के कारण इसे स्थायी सदन कहते हैं। और स्थायी सदन होने के साथ साथ ये होता है कि इसके जो सदस्य लोग हैं वह प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये देखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन के साथ साथ उच्च सदन भी है। मतलब संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो वो राज्यसभा को कहा जाता है। अब बात आती है कि यह स्थायी सदन क्यों है, तो स्थायी सदन इसलिए कि यह कभी विघटित नहीं होता, जबकि लोकसभा को आपने देखा होगा कि वह विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी 5 वर्ष के बाद भी या 5 वर्ष के पहले भी, जबकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। संसद सदस्य जो होते हैं, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, वहां के विधायकों के द्वारा, वहां के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते हैं। और उनके निर्वाचन के लिए उनकी कुछ योग्यताएं होती है कि राज्यसभा सदस्य कौन बन सकता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु सीमा है वह 30 वर्ष है। उसकी जो मेन योग्यता वो है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि आपने देखा होगा कि लोकसभा सदस्य बनने की जो आयु सीमा वह 25 वर्ष है। तो राज्यसभा की आयु सीमा 30 वर्ष है। दूसरा इसमें यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यसभा सदस्य। और तीसरा इसमें यह है कि वह जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उस राज्य के वोटर लिस्ट में या मतदाता वो होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज इसकी योग्यता में आती है दोस्तों। तो राज्यसभा के इसमें ये फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें याद रखने वाली बात है। दूसरा है कि राज्यसभा की जो संरचना है, इसमें कहा जाता है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है वो 250 है। उस 250 में से 238 जो है वो राज्यों की विधानसभाओं से, जबकि 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 245 है। अब 245 में से 233 जो है वो राज्य विधानसभाओं से, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। तो दोस्तों यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा के स्ट्रक्चर जो है उसका वर्णन ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 80 में जो है उसकी सदस्य संख्या और 83 में ये बताया गया है कि इसका जो 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो अनुच्छेद 83 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र से 12 राष्ट्रपति द्वारा वो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 4 क्षेत्रों से। दोस्तों ये याद रखना, उसकी संरचना जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 होती है। वर्तमान में वो सदस्य संख्या 245 है। उसमें से 250 में 238 राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी वर्तमान में 245 है, तो 233 सदस्य संख्या जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती है, जबकि 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसकी फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से राज्यसभा का याद रखिएगा। राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसका एक सभापति होता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है
वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। जो पद पर उपराष्ट्रपति रहेगा वो जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। वैसा का वैसे ही आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। और अगर सभापति ना हो या किसी कारणवश अनुपस्थित हो, उस स्थिति में राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक उपसभापति बनेगा जो राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करेगा। तो दोस्तों यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि इसका एक सभापति होता है और सभापति उपराष्ट्रपति होता है हमेशा। उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो राज्यसभा के सदस्य के सभापति के रूप में ही दिया जाता है, और उपसभापति भी होता है जो कि राज्यसभा के सदस्यों में से एक चुन करके उपसभापति बनाया जाता है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा कुछ डाटा जो राज्यसभा का था उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें से जो डाटा है वो निश्चित रूप से आपको यूजफुल रहेंगे, आपको उपयोगी रहेंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं। राज्यसभा जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। लोकसभा के समान भी उसके पास शक्तियां हैं, लोकसभा से ज्यादा भी राज्यसभा के पास शक्तियां हैं, और लोकसभा से कम भी राज्यसभा के पास शक्तियां हैं। तो मैं मुख्य बिंदु पे आपको कुछ शक्तियों के बारे में बता देता हूं कि लोकसभा के समान शक्तियां ये हैं दोस्तों कि चूंकि राज्यसभा संसद का पार्ट है, लोकसभा में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसके सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं से चुने हुए सदस्य आते हैं। तो लोकसभा में पारित कोई भी विधेयक राज्यसभा में भी पारित होना अनिवार्य होता है क्योंकि ये संसद का पार्ट है। तो लोकसभा के समान जो अगर हम इसमें बात कहें तो वो ये है कि कोई सा भी विधेयक जो बनता है तो विधेयक पूर्ण जब भी माना जाता है जब राज्यसभा से भी पारित माना जाता है। अगर साधारण बहुमत है तो वो भी राज्यसभा से पास होना अनिवार्य है। अगर वित्त विधेयक या धन विधेयक है तो भी राज्यसभा से पास होना अनिवार्य है। तो लोकसभा के समान शक्तियों में हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के साथ पास वही शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास है। किसी भी विधेयक को पास करने के लिए राज्यसभा से भी वो पास होना अनिवार्य है। तो ये तो हुआ उसका लोकसभा के समान शक्तियां। अगर हम बात करें कि लोकसभा से कम शक्तियां इसमें कहीं है, तो इसमें मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद 108 जो बोलता है वो बोलता है संयुक्त अधिवेशन। अब यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन जो है वो उस कंडीशन में होता है कि जब कोई साधारण विधेयक होता है, उस साधारण विधेयक को में अगर पास होने में कोई कठिनाई होती है तो अनुच्छेद 108 का उपयोग करके राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और उस संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों यहाँ लोकसभा पावरफुल होती है संयुक्त अधिवेशन में, जिसमें कि वो कानून सहमति से राज्यसभा और लोकसभा से बनाया जाता है। तो ये लोकसभा की शक्ति से कम शक्ति मानी जा सकती है। इसकी अगर हम बात करें तो अगर कोई साधारण विधेयक अगर राज्यसभा में लोकसभा से पास होकर भेजा जाता है, उस कंडीशन में राज्यसभा को 6 महीने तक उस साधारण विधेयक को रोक सकती है। इससे ज्यादा उसके पास शक्ति नहीं है। 6 महीने के बाद लोकसभा को उसे पुनर्विचार उसे भेजना पड़ता है, उस लोकसभा उसे पास मान लेती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के पास 6 महीने का साधारण विधेयक में समय होता है। अगर बात करें हम वित्त विधेयक की या धन विधेयक की, तो धन विधेयक का निर्धारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब किसी भी धन विधेयक या वित्त विधेयक को जो राज्यसभा है वो सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के बाद अगर एक दिन भी ज्यादा हुआ तो लोकसभा उसे पारित मान लेती है। तो ये लोकसभा से कम शक्ति हम लोग मान सकते हैं जो कि राज्यसभा के पास है। लेकिन दोस्तों एक जगह यह भी है कि राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा भी शक्तियां हैं, और लोकसभा से ज्यादा शक्तियां जो है हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि लोकसभा के पास शक्तियां ज्यादा जो है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, ये दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि लोकसभा से ज्यादा शक्तियां रखता है। अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है कि
राज्यसभा अगर चाहे तो 7वीं अनुसूची में शामिल जो राज्यों के विषय है, उस राज्यों के किसी भी विषय पर राज्यसभा जो होती है वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य के किसी विषय को केंद्र में ला सकती है और उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और ये सिर्फ राज्यसभा के पास ही सकती है। तो अनुच्छेद 249 जो है वो राज्यसभा के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है और लोकसभा से ज्यादा शक्ति है कि राज्य सूची के किसी विषय पर वो केंद्र में कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पास करके राज्य सूची के विषय को केंद्र में ला सकती है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ से याद रखना अनुच्छेद 249। और अगला है अनुच्छेद 312। तो 312 में लिखा हुआ है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो दोस्तों जो राज्यसभा है ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 312 में कि इसके पास अखिल भारतीय सेवाएं, अर्थात हम ये ऑल इंडियन सर्विसेज जो है, जिसमें IAS, IPS, IFS वगैरह की जो सर्विसेज आती हैं, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं और उनको क्वालिफाइंग करने के लिए हमें बहुत मेहनत भी करना पड़ती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है उसका सृजन करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है, और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो ये लोकसभा से ज्यादा शक्तियां यहाँ पर राज्यसभा दोस्तों रखती है। तो ये याद रखिएगा, लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा के पास, राज्यसभा को कुछ शक्तियां हैं लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है, जबकि कुछ शक्तियां ऐसी है जो कि लोकसभा से ज्यादा भी प्राप्त है। अनुच्छेद 249 जिसमें कि किसी भी राज्य सूची के विषय को केंद्र में वह 2/3 बहुमत से पारित करके उसे ला सकती है, 1 साल के अंदर संसद में उसे कानून बनाना होता है। जबकि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वो सृजन कर सकती है, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर IAS, IPS ये ऐसी सेवाएं हैं जो कि अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, उनकी पदावधि, उनकी योग्यताएं और उनका सभापति, उपसभापति, राज्यसभा की शक्तियों, इससे संबंधित एक कम समय में हम लोगों ने इस वीडियो में राज्यसभा को कवर किया है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस YouTube चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करें तो किसी एक रणनीति के साथ करें, और अगर हमें हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि हमें हर चैप्टर को अगर कवर करना है, तो इसी प्रकार से इस YouTube चैनल पर हम नए नए चैप्टर के साथ आपसे मिलते रहेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी को इस YouTube चैनल को देखते रहिए। हाय बाय बाय।